नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। उत्तराखंड में भी मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने की तैयारी शुरू। देहरादून आपदा में 4 और शव मिले, कुल 27 मौत, अब भी 10 लापता। राहत और बचाव कार्यों में आई कुछ तेजी। मंसा देवी की पहाड़ी पर भारी भूस्खलन, सड़क पर दरारें पड़ने से बढ़ा खतरा। नैनीताल में अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की रैली, वीआईपी के नाम को लेकर जोरदार प्रदर्शन। मीटर रीडर जुटाने में छूट रहे हैं पसीने। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, देहरादून समेत 6 जिलों में बादल बरसाएंगे कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के टिहरी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक केशव थलवाल ने पुलिसकर्मियों पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। युवक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। केशव थलवाल का आरोप है कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और एसआई बाबू सिंह ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसके ऊपर पेशाब किया, जूते चटवाए और थूक वाला पानी भी पिलाया। यह आरोप बेहद गंभीर और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं और इस घटना के सामने आने के बाद कई संगठनों ने और व्यक्तियों ने इसकी कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने एसएसपी टिहरी से इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों को तुरंत लाइन हाजिर कर निलंबित करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष रोशन नतूड़ी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। जिस तरह से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और हमारे उत्तराखंड में ऐसे गुंडा गर्दी करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए, इस तरीके के लोगों के लिए कोई जगह हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम इन चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसको कोर्ट उसको सजा देगा। आपको किसने अनुमति दी? मैं धर्मेंद्र, जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रौतेला, मैं उससे पूछना चाहता हूँ आपको किसने परमिशन? लंबगांव का है सर, ये लंबगांव टिहरी का। और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लंबगांव पुलिस थी और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए। दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए। और ये भी लमगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर और इनका नार्को टेस्ट भी हो इनका, ये जो पुलिस वाले हैं सब। के अलावा जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध यह है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। अंकिता भंडारी में वीआईपी के नाम से लेकर रुड़की में एक निर्दोष युवक को तालाब में पुलिस ने जिस तरह से डुबाया, तमाम मामले वो उठा रहा था और इसी वजह से पुलिस के रडार पे वो था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर के कल्याणपुर में पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला अधिकारी उधम सिंह नगर फॉरेस्ट कंजर्वेटर सहित पट्टाधारक को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
हमने एक हॉनेबल कोर्ट में एक याचिका फाइल की है, जनहित याचिका फाइल की है, जिसमें हमारा ये कहना था, बबलू कुमार नाम से वो याचिका हमने फाइल की है। तो हमारा ये कहना था, हमारा जो पट्टा था वो साधु नगर का था, तो कुछ खनन माफियाओं द्वारा पट्टे का दुरुपयोग करके कल्याणपुर में खनन किया जा रहा था, जिसमें हमने हॉनेबल हाई कोर्ट में याचिका के दौरान उसमें नोटिस सभी पक्षों को नोटिस इशू करवाए हैं। उसमें हमने लगभग 8-9 पार्टियाँ बनाई गई थी, जिसमें अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो फॉरेस्ट चीफ कंजर्वेटर और जो इसी तरह से 7-8 पार्टी रिवीजन ऑफिसर, इनको पार्टी बनाया गया था। उसमें हमने खनन रोकने के लिए, जिस खनन से काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं और जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड भी है उसका भी डिमार्केशन के लिए हमने उसमें बात रखी गई है। और हॉनेबल हाईकोर्ट द्वारा उसमें सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं और उसका जवाब 6/10/2025 तक मांगा गया है। और अब सीधे आपको हल्द्वानी लेकर चलते हैं, जहां पर एशियन कैडेट्स कप का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। Jordan in charge referee, Shri Hassan Ghalib Hassan Al Wasabi, General Secretary, Iraq Fencing Association, Shri Pratap Bishji, District President, BJP, Nayanal, Shri Deepak Rawat Ji, Commissioner, Kumaon Division, Shri D.K. Singh Ji, Shri Sujit Singh Ji, Shri Vimal Chaudhary Ji, IPS Shrimati Nitin Agarwal, Inspector General, Kumaon, and the respected MLAs who joined us for the today's occasion. Thank you so much. Ladies and gentlemen, with your permission, I will now switch to English हम भारत की पवित्र भूमि पर और अपनी भाषा में बात करना इस अवसर को और भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। अब जब हम इस भव्य चैंपियनशिप का मंच आधिकारिक रूप से तैयार कर चुके हैं, तो समय आ गया है कि हम अपने माननीय अतिथियों हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 के उद्घाटन के मौके पर। महासचिव के रूप में हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने हर तरह पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उनके लिए नए अवसर बनाए हैं और उनकी उपलब्धियों को नए हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें। कि वो प्लीज यहाँ आए और हमें संबोधित करें। Please put your hands together for Shri Rajiv Mehta Ji, Mahasachiv Fencing Association of India. हल्द्वानी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ का खास मौका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट उत्तराखंड का नेशनल गेम जो कराया, सबसे एक्टिव नेशनल गेम था और वो सक्सेसफुल नेशनल गेम यहाँ रहा। हल्द्वानी की गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कल से एशियन फेंसिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है और जिसमें 17 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही भारतीय फेंसिंग फेडरेशन के महासचिव राजीव मेहता ने बिजली व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में बार बार बिजली कटौती हो रही है, जिससे महंगी मशीनों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। राजीव मेहता इससे पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान कूलिंग सिस्टम की खराबी पर सवाल उठा चुके हैं। अब एशियन स्तर की प्रतियोगिता से पहले बिजली आपूर्ति को लेकर उठे सवाल आयोजन की तैयारियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। हर घंटे में यार सर उसे किसी को ठीक कर लिया गया, जैसे कल बड़ा गेम है वो भी अपने बैकअप से क्या कर दिया दोनों गेम सेट हमारे चल रहे हैं। थोड़ी सी इशू जो हमें आ रही है वो इशू एशियन कैडेट कप कल से हमारा स्टार्ट है और FCA से एफिलिएट है ये। इसमें 17 कंट्री आ रही है और हमारे अंडर 17 का टूर्नामेंट है ये। हमने रहने का एकोमोडेशन सब चीज़ यहाँ पे हमने अरेंजमेंट कर रखा है और फर्स्ट टाइम है जो हमने कोशिश करी कि हल्द्वानी में हम इंटरनेशनल इवेंट कराएं, तो हमारे लिए बड़ी प्रेस्टीज की बात है। टोटल कितनी टीमें इसमें यहाँ पे 17 टीम्स हैं, अभी 3 टीमें विड्रॉ कर गई हैं किसी अपने कारण से। तो सारी फैसिलिटी जो दिक्कतें आ रही थी अभी इशू आपने काफी बिजली का इशू बताया आपने। बिजली का एक इशू बताया, बिजली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, शट डाउन हो रहा है फिर आ रहा है, तो उससे हमें दिक्कत ये होगी। जो हमारे इक्विपमेंट है बड़े महंगे इक्विपमेंट है, अगर एक बार बिजली जाती है तो वो आधे घंटे तक स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, तो हमें पूरा सिस्टम जनरेटर में रखना पड़ेगा। देहरादून में आयोजित सहकारी सम्मेलन में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ अब बोतल बंद पानी के क्षेत्र में कदम रखते हुए हिमालय जल ब्रांड के तहत मिनरल वाटर बाजार में लाएगा और इसके लिए हरिद्वार में मिनरल वाटर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर रावत ने बताया कि सहकारी संघ का टर्नओवर 500 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर और फिनाइल उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश भर में 500 सहकारी क्रय केंद्र भी खोले जाएंगे, जहां किसानों को गांव स्तर पर उचित मूल्य पर फसल बेचने की सुविधा मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। मंत्री ने नवरात्रों में 100 करोड़ की नई योजनाओं के शुभारंभ की भी घोषणा की है।
देहरादून के लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल स्कूल में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के विकास आयुक्त द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हो चुकी है। 15 से 24 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में देश भर से आए शिल्पकार अपनी हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं। मेले में करीब 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पारंपरिक कला और शिल्प की विविधता देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मेले में पहुंचकर शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया है। 4 करोड़ लोगों को जिनके घर पर सिर पर छत नहीं थी किया जा रहा है। विभाग के डायरेक्टर जब से हमारे युवा टैलेंट प्रदर्शित कर रहे हैं। आज कभी हमारे 14 से पहले 17% एक्स्ट्रा इस प्रकार से हम झंझट को खत्म करके इसके कोने कोने से हमारे शिल्पकार आए हैं और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है जो उसका एक ही तरीका है कि आप वो सामान खरीदें जिसमें भारत के व्यक्ति का पसीना लगा हो, उसकी कला लगी हो, भारत की मिट्टी की सुगंध जिसमें आती हो, वो सब खरीदें। और अभी त्योहारों पर दीपावली का उपहार भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2 में, जो सबको इसका लाभ मिलेगा, हर परिवार को लाभ मिलेगा। और हमारे यहाँ पर क्या है, चरखे से कटा हुआ धागा और लाते हैं और खड्डी से अपना अपना ही सामान बनाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट जितना भी है, ये हमारा प्रोडक्ट अपने घर का बना हुआ है और ये घर का सामान ही खुद बनाया हुआ है, कोई इसका जो बाजार वाला सामान नहीं है। और हमने उसका रेट भी बड़ा यूनिक रखा हुआ है, बहुत कम रेट से हमारा काम है। और ये प्रदर्शनी में आए हैं, ये कौशल्या ग्राम उद्योग संस्थान रुड़की से हैं और इन्होंने ये हमें एक सामान बेचने के लिए ये स्टेशन दिया है। इस सामान की बिक्री करने के लिए हमें ये स्टेशन मिला है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल से खबर है, जहां पर नगर की लोअर मॉल रोड में हुए भूदसाव का आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ नैनीताल स्थित मॉल रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस खबर में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको हल्द्वानी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। माता की आवाज आ रही है? उधर आवाज नहीं आ रही है? एक तो दीपक जी इसकी आवाज ठीक करवा दो, अगली बार जो है एक लिखते भेज दीजिए खेल विभाग को, तत्काल इसको ठीक करवा दें। एशियन कैडेट कप 2025 के अवसर पर फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री राजीव मेहता जी, श्री मेडेजादा जी, सैयद उल्ला मोहम्मद नवायरुल जी, खर्चियल जुडिस वंडरता जी, हसन गालिब हसन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के माननीय विधायक राम सिंह कैड़ा जी, रानीखेत विधानसभा के माननीय विधायक प्रमोद नैनवाल जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, श्री महेश नेगी जी, उत्तराखंड ओलंपिक संघ, धर्मवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, आयुक्त कुमाऊं मंडल श्री दीपक रावत जी, डीएम नैनीताल वंदना सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न खेल संघों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी कोच, सभी अतिथिगण और 17 राज्यों से प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी खिलाड़ी, देश विदेश से पधारे हुए सभी खेल प्रेमियों का, मेरे सभी युवा छात्र छात्राओं का
और मीडिया के सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि पहली बार देश में आयोजित हो रहा ये अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी का अवसर देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो रहा है। मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री राजीव मेहता जी और खेल विभाग के पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 17 से अधिक देशों और 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए वो भी अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसे एक अवसर के रूप में देखें। भाइयों बहनों, फेंसिंग यानी तलवारबाजी की कला मानव सभ्यता के आरंभ से ही अस्तित्व में रही है। प्राचीन भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों के एक ज्ञान की पूर्ण शिक्षा से माना जाता था और प्राचीन काल में शस्त्र शिक्षा, शस्त्र विद्या हमारी शिक्षा का अनिवार्य भाग हुआ करती थी। हमारे गुरुकुलों में युवाओं को वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कराया जाता था, बल्कि आत्मरक्षा के लिए और समाज की रक्षा हेतु उन्हें तलवार चलाने, गदा एवं धनुष बाण चलाने और युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। प्रभु श्री राम और उनके अनुज भाइयों ने गुरुकुल में न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि शास्त्रों के संचालन और युद्ध कला का भी कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं महाभारत में कौरव पांडव दोनों ने गुरुकुल में धर्म, नीति और के साथ साथ धनु विद्या, गदा, तलवारबाजी और विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुभव, वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारिया पट्टू हो या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपरा हो। आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है। परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हल्द्वानी से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर एशियन प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।